बात बात पर गोली इसकी रीत पुरानी है, सोच समझ कर पीना ये चंबल का पानी है। उसकी महफिल में पैसे की बारिश होती थी। वह इतनी खूबसूरत थी कि उसे देखने कई गांव के लोग खिंचे चले आते थे। वो इतनी खूंखार भी थी कि उसने अपने साथ ज्यादती करने वाले पुलिस वालों के हाथों की 10 उंगलियां काट डाली थीं और उनकी पत्नियों के कान चीर दिए थे। वो इतनी हिम्मत वाली थी कि एक हाथ कटे होने के बाद भी वह 20-20 जवानों से अकेले लोहा ले लेती थी। उसका नाम चंबल के इतिहास में पहली महिला डाकू के तौर पर दर्ज है। उसने उस समय अपना खौफ कायम किया जब चंबल के बीहड़ में केवल पुरुष डकैतों का बोलबाला था। महिला डकैत के बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता था। हम बात कर रहे हैं चंबल को थर्रा देने वाली दस्य सुंदरी पुतली बाई की। देखते रहिए सत्य कथा 69। छोटे कद की दुबली पतली और फुर्तीली पुतली बाई का जन्म साल 1926 में मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के बरबई गांव में हुआ था। नाम रखा गया गौहर बानो। गौहर के माता पिता नाच गाकर अपना घर चलाते थे, तो गौहर बानो भी घर के माहौल के हिसाब से उनका साथ देने लगी। गौहर का भाई अलादीन तबला बजाता और बहन नाचती। देखते ही देखते गौहर सयानी हो गई और साथ ही नाचने की कला में माहिर भी। नाचते वक्त उसके पैर बिजली की तरह थिरकते थे और जब वो गाती थी तो लोग होश खो बैठते थे। देखने में वो इतनी सुंदर थी कि दूर दूर तक उसकी सुंदरता की चर्चाएं होने लगी थीं। धीरे धीरे उसकी महफिल में हजारों की भीड़ उमड़ने लगी और उसकी महफिल के चर्चे आगरा, लखनऊ और कानपुर तक होने लगे। जब वो नाचती थी तो ऐसा लगता था जैसे कोई पुतली नाच रही है, इसलिए लोग उसे पुतली बाई कहने लगे। बड़े बड़े शहरों से लोग पुतली की महफिल देखने बरबई गांव पहुंचने लगे थे। गांव में उसके चहेतों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई कि भीड़ संभाली नहीं संभाली जा रही थी, इसलिए वो गांव छोड़कर आगरा जाकर रहने लगी। अब पुतली बाई की महफिल आगरा में जमने लगी। पूरे यूपी के लोगों पर पुतली का नशा चढ़ता जा रहा था। उसके घुंघरू की झनकार से लोगों के दिल धड़कते थे। उसकी गजलें लोगों के दिलों में उतर जाया करती थीं। उसकी महफिल का हिस्सा बनने के लिए बड़े बड़े लोग लाइन लगाकर खड़े होने लगे थे। वह बड़े बड़े घरों की महफिलों की शान बनने लगी थी। उस कम उम्र में ही पुतली ने वो सब हासिल कर लिया था जिसके लोग सिर्फ सपने ही देखा करते हैं। दौलत और शोहरत के साथ साथ उसके दुश्मनों की तादाद भी बढ़ने लगी। हर कोई उसे अपना बनाना चाहता था, किंतु एक पुतली किस किस का साथ देती। वो सबको मना करती गई और लोग उसके दुश्मन बनते गए। उसकी महफिल में अड़चनें डालने लगे। कभी उसकी महफिल में आग लगा दी जाती तो कभी गोलियां चल जाती। नौबत यहाँ तक आ गई कि पुतली को जान से मारने की धमकी तक दी जाने लगी। इन सब बातों से परेशान होकर पुतली को वापस अपने गांव आना पड़ा। भले ही पुतली अपने गांव वापस आ गई थी, किंतु न तो उसने नाचना बंद किया और न ही उसकी लोकप्रियता में कमी हुई। अब पुतली के नाचने, गाने और उसकी सुंदरता के चर्चे चंबल तक पहुंचने लगे थे। चंबल के डाकू भी अब उसके दीवाने होते जा रहे थे। चंबल में उन दिनों डाकू सुल्ताना का राज था। ये सुल्ताना डाकू दूसरा था। इससे पहले भी एक डाकू सुल्ताना हुआ था जो अंग्रेजों का दुश्मन था। उसका मुख्य इलाका हरिद्वार व नजीबाबाद था। उसे 1924 में फांसी दे दी गई थी। ये सुल्ताना भी महिलाओं का सम्मान किया करता था, लेकिन पुतली बाई की चर्चाएं इतनी ज्यादा होने लगी थीं कि वह भी खुद को पुतली की महफिल का हिस्सा बनने से रोक नहीं पाया। पुतली का नाच देख उसका दिल बेकाबू होने लगा। पुतली की खूबसूरती और उसकी एक एक अदा उसके दिल में उतरती चली गई। उसने पूरा नाच देखा, इनाम दिया और वापस बीहड़ों में आ गया। सुल्ताना वापस तो आ गया था, किंतु उसके दिल और दिमाग पर पुतली ही छाई हुई थी। सुल्ताना पुतली का दीवाना हो चुका था और एक दिन जैसे ही सुल्ताना को पुतली की महफिल के बारे में पता चला, वो आधी रात को फायरिंग करते हुए वहां पहुंच गया। महफिल में सन्नाटा छा गया। सुल्ताना पुतली की तरफ बढ़ता है। पुतली बिना डरे पूछती है, कौन है तू और क्या चाहता है? सुल्ताना जवाब देता है, मैं तेरा चाहने वाला हूँ और तुझे अपने साथ ले जाने आया हूँ। पुतली के इनकार करने पर सुल्ताना तबले पर बैठे उसके भाई के सीने पर बंदूक तान देता है। अब पुतली उसके साथ चंबल के बीहड़ों में जाने को मजबूर हो जाती है। धीरे धीरे पुतली बाई सुल्ताना के व्यवहार और उसकी दिलेरी से प्रभावित हो जाती है और वो भी उसे चाहने लगती है। कहते हैं एक डाकू की मोहब्बत बनकर बीहड़ों में उतरी पुतली बाई जल्दी ही सुल्ताना के प्यार के आगे झुक गई थी। दोनों के प्यार के किस्से आम हो गए थे। गांव गांव में पुतली और सुल्ताना के प्यार की चर्चाएं होने लगी थीं। इतना सब होने के बावजूद भी पुतली को बीहड़ की जिंदगी पसंद नहीं आ रही थी। समय के साथ पुतली गर्भवती हो गई और उसने सुल्ताना से कहा,
मैं अपने बच्चे को इस अपहरण और हत्याओं वाले माहौल में जन्म नहीं देना चाहती, मुझे गांव भेज दो। सुल्ताना भी अपने बच्चे को डाकू नहीं बनाना चाहता था, इसलिए उसने पुतली को वापस गांव भेज दिया। इधर पुलिस भी सुल्ताना के पीछे हाथ धोकर पड़ी थी। जैसे ही पुतली वापस गांव आई, पुलिस उसे पकड़कर थाने ले आई और सुल्ताना के बारे में पूछताछ करने लगी। पुतली जानती तो सब थी, लेकिन उसने अपना मुंह नहीं खोला। इससे पुलिस और चिढ़ गई और उसे बेतहासा पीटा जाने लगा। प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी उसके साथ बलात्कार किया। हालत ये हो गई कि जब भी सुल्ताना कोई कांड करता, पुलिस पुतली को पकड़ लेती और उसके साथ उसके परिवार वालों को भी पीटती। ये सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। उसकी वजह से उसके घर वालों को भी पुलिस की मार खानी पड़ रही थी। इसलिए उसने बच्चे का जन्म होते ही वापस बीहड़ में जाने का मन बना लिया। कुछ दिनों बाद उसने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी को अपनी माँ के पास छोड़कर पुतली वापस सुल्ताना के पास बीहड़ों में चली गई। बीहड़ में वापसी के बाद पुतली ने सबसे पहले हथियार चलाना सीखा। सुल्ताना ने पुतली को हर तरह का हथियार चलाना सिखाया। जल्दी ही पुतली नाच गाने के साथ साथ हथियार चलाने में भी माहिर हो गई। अब वो खूबसूरत के साथ साथ खूंखार भी हो चुकी थी। चूड़ियों की जगह अब उसने हथियार उठा लिए थे। अब पुतली बाकायदा गैंग के साथ मिलकर लूट, अपहरण और हत्याओं जैसी वारदातों को अंजाम देने लगी। इसी बीच एक दिन गैंग की पुलिस से मुठभेड़ हो जाती है। दोनों तरफ से धुआंधार गोलियां चलती हैं। आखिरकार सारी गैंग बचकर भाग जाती है, लेकिन पुतली को पुलिस पकड़ लेती है और उसे जेल में डाल देती है। यहाँ भी पुलिस उसका बलात्कार करती है, किंतु कुछ दिनों बाद जमानत मिलते ही पुतली फिर से बीहड़ पहुंच जाती है। पुलिस की प्रताड़ना से डाकू बन चुकी पुतली बाई के दिमाग में अब पुलिस के खिलाफ गहरी नफरत भर चुकी थी। तीसरी बार बीहड़ पहुंचने के बाद उसने उन सभी पुलिस वालों से चुन चुन कर बदला लिया जिन्होंने उसका बलात्कार किया था। वो अपनी गैंग के साथ एक एक पुलिस वाले के घर गई। फायरिंग करते हुए घर के अंदर घुसी। पुलिस वालों को पकड़कर उसने हाथों की 10 उंगलियों को काट डाला और उनकी अंगूठियां निकाल ली। पुतली यहीं नहीं रुकी, उसने उनकी पत्नियों के कानों को चीरते हुए गहने नोच लिए। पुतली बाई की इस खौफनाक वारदात के बाद पूरे चंबल में उसकी दहशत फैल गई और पुतली बाई के नाम का डंका बजने लगा। अब सुल्ताना भी अपनी गैंग को बड़ा करने के बारे में सोचने लगा और उसने डाकू लाखन सिंह से हाथ मिला लिया। किंतु पुतली को इस बात का एहसास था कि लाखन धोखा दे सकता है, क्योंकि पहले लाखन से सुल्ताना का 36 का आंकड़ा था। इस बाबत उसने सुल्ताना को समझाया भी, लेकिन वो नहीं माना और इसका नतीजा भी जल्दी ही सामने आ गया। 25 मई 1955 को अर्जुनपुर गांव में डाकुओं के गिरोहों की बैठक चल रही थी। लाखन ने पुलिस को खबर कर दी। पुलिस ने डाकुओं को घेर लिया। मुठभेड़ में सुल्ताना का दाहिना हाथ मातादीन मारा गया। पुतली भी वहीं मौजूद थी। सुल्ताना को पुतली का डर था। उसने अपने खास आदमी बाबू लोहार से पुतली को ले जाने को कहा। लाखन ने प्लानिंग के अनुसार अपने साथी कल्ला को इशारा कर दिया। कल्ला ने सुल्ताना पर गोलियों की बौछार कर दी। सुल्ताना वहीं पुतली बाई के सामने मारा गया। सुल्ताना की मौत के बाद पुतली बाई अकेली और लाचार हो चुकी थी। बाबू लोहार गैंग का मुखिया बन गया था। बाबू की पहले से ही पुतली बाई पर नजर थी, किंतु सुल्ताना की वजह से कुछ कर नहीं पा रहा था। अब वो हर दिन पुतली का बलात्कार करने लगा। अकेली और लाचार पुतली कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए सब कुछ बर्दाश्त करती गई। अब बाबू लोहार और लाखन की गैंग ने मिलकर अपनी लूट और हत्या की वारदातों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। पुलिस ने भी सख्ती दिखाई और इनके पीछे पड़ गई। एक दिन बीहड़ में बाबू लोहार और लाखन की गैंग साथ बैठी थी कि पुलिस ने हमला बोल दिया। पुतली बाई मानो इसी दिन का इंतजार कर रही थी। रोज उसका रेप करने वाला बाबू लोहार, सुल्ताना को मारने वाला कल्ला और दगाबाज लाखन पुलिस की गोलियों का जवाब देने में लगे थे। तभी पुतली बाई ने बंदूक उठाई और इन तीनों को गोलियों से भून दिया और अपना और अपने पति की मौत का बदला ले लिया। तीनों की मौत के बाद पुतली बाई ही गैंग की सरदार थी। गैंग बड़ी थी और उसे चलाने के लिए पुतली को और ज्यादा पैसों की जरूरत थी। उसने लूट और अपहरण की वारदातों को तेज कर दिया। पूरे चंबल में उसके नाम की तूती बोलने लगी थी। लोग खौफ में जीने लगे थे। अब वो इतनी खूंखार हो चुकी थी कि अपहरण के बाद फिरौती न मिलने पर हत्या कर देती थी और उसकी लाश को उसके घर भिजवा देती थी। डर और दर्द की तो उसे रत्ती भर परवाह नहीं थी। एक बार पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में पुतली के हाथ में गोली लग गई थी। हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया था। शरीर में गोली का जहर न फैले, इसलिए पुतली ने अपनी गैंग के एक डाकू से बोलकर अपना हाथ ही कटवा लिया था। हाथ न होने की वजह से उसे बंदूक चलाने में परेशानी आने लगी थी, किंतु पुतली ने हार नहीं मानी और बाएं हाथ से गोली चलाना सीख लिया। कुछ ही दिनों में वो अपने बाएं हाथ से इतना सटीक निशाना लगाने लगी थी कि बाकी डाकू उसका निशाना देखकर हैरान रह जाते थे। उसकी दहशत
इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि भिंड, मुरैना, ग्वालियर से लेकर चित्रकूट और इटावा सहित कई जिलों तक के लोग उसका नाम सुनते ही सहम जाते थे। उस समय जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। पुतली की खौफनाक वारदातों के चलते नेहरू सरकार भी सकते में आ गई थी। सरकार ने स्पेशल टीम का गठन कर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। एसटीएफ की टीमों ने जंगल में डेरा डाल लिया। 23 जनवरी 1958 को कोथर गांव में पुलिस ने पुतली की गैंग को चारों तरफ से घेर लिया। कई घंटों की मुठभेड़ के बाद पुलिस ने पुतली और उसकी गैंग के कई सदस्यों को मार गिराया। इस मुठभेड़ में पुलिस के भी कुछ जवान शहीद हुए थे। केवल 32 साल की उम्र में पुतली का एनकाउंटर हो गया। पुतली बाई इतना बड़ा नाम बन चुकी थी कि लोग उसके हथियारों को देखने आने लगे। ग्वालियर के पुलिस म्यूजियम में अभी भी उसके हथियार सुरक्षित हैं। पुतली की जिंदगी एक जीती जागती फिल्म थी। उसके जीवन पर कई सुपरहिट फिल्में बनी और अब भी बन सकती हैं। आपकी क्या राय है? कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।